कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे जैक को देखते हैं। जैक जायंट्स यानी दैत्यों के बारे में एक कहानी पढ़ रहा होता है कि तभी उसके पापा कमरे में आते हैं और पूछते हैं, इतनी रात तक क्यों जागे हो? जैक कहता है, मैं वो कहानी पढ़ रहा हूँ जो माँ मुझे सुनाया करती थी। और वो अपने पापा से कहता है कि वो उसे वैसे ही कहानी सुनाए जैसे उसकी माँ मरने से पहले सुनाती थी। उसके पापा मान जाते हैं और उसे कहानी सुनाना शुरू करते हैं। कहानी ये थी कि बहुत समय पहले कुछ मोंक्स ने जादुई बीजों का इस्तेमाल करके एक विशाल पेड़ उगाया था। उनका मकसद था आसमान में बसे स्वर्ग तक पहुंचना, लेकिन वो अपने भयानक अंजाम से चौंक गए क्योंकि उन्होंने देखा कि जमीन और आसमान के बीच एक ऐसी दुनिया है जहां इंसानों जैसे दिखने वाले दैत्य रहते हैं। और इन जायंट्स ने उसी विशाल पेड़ का इस्तेमाल करके इंसानों की धरती पर कदम रखा और पूरे किंगडम में तबाही मचा दी। वो सारे जानवरों को खाने के लिए ले गए, लेकिन उन्हें जो खाना सबसे ज्यादा पसंद आया वो था इंसानी मांस। तो किंग एरिक ने मोंक्स को ब्लैक मैजिक यानी काले जादू का इस्तेमाल करने का आदेश दिया ताकि जायंट्स को कंट्रोल करने का कोई तरीका मिल सके। और सच में वो एक जायंट का दिल ले आए, उस पर एक जादुई मंत्र फूंका और एक ऐसा ताज बनाया जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं था। और जैसे ही किंग ने वो ताज पहना, सारे जायंट्स उसके काबू में आ गए। किंग ने उन्हें वापस उनकी दुनिया में लौटने का हुक्म दिया जहां से वो आए थे। उसके बाद मोंक्स ने उस विशाल पेड़ को काट दिया और जादुई बीज किंग एरिक के पास ही रहे और किंगडम में फिर से शांति लौट आई। जब किंग एरिक की मौत हुई तो ताज और जादुई बीजों को भी उसके साथ ही दफना दिया गया ताकि कोई उनका इस्तेमाल न कर सके। और जैसे जैसे साल बीतते गए, ये कहानी एक काल्पनिक कहानी बनकर रह गई। जैक अपने पापा से पूछता है, अगर जायंट्स वापस आ गए तो क्या होगा? उसके पापा कहते हैं, जायंट्स वापस नहीं आएंगे और अगर आए भी तो किंग के गार्ड्स उन्हें मार देंगे। जैक बोला, मैं भी किंग के गार्ड्स में से एक बनना चाहता हूँ। पापा ने कहा, ये नहीं हो सकता क्योंकि हम गरीब हैं और किंग के गार्ड बनना नामुमकिन है। और ये मत भूलो कि जायंट्स की कहानी सिर्फ एक कहानी है, असली नहीं है। और उसी वक्त मौजूदा किंग की बेटी इजाबेला भी अपनी माँ से जायंट्स की वही कहानी सुन रही थी। इसके बाद इजाबेला अपनी माँ से कहती है, मुझे पता है कि किंग एरिक का मकबरा कहाँ है। माँ ये सुनकर खुश होती है क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बेटी एडवेंचर करे, क्योंकि इससे उसे जिंदगी का तजुर्बा मिलेगा और वो एक असली क्वीन बनेगी। वो उससे कहती है, तुम किंग एरिक के खानदान की हो और तुम्हारे अंदर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की ताकत होगी। इधर जैक के पापा उसे छोड़कर चले जाते हैं और जैक कहानी पढ़ना जारी रखने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि जायंट्स धरती पर वापस आने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि वो इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ सकें और एरिक के खानदान के आखिरी इंसान को मार सकें। 10 साल बाद हम बड़े हो चुके जैक को देखते हैं। उसका अंकल उसे शहर जाकर घोड़े और गाड़ी को बेचने का आदेश देता है और उससे कहता है कि वो अपना ध्यान लगाए और भटके नहीं। लेकिन शहर पहुंचते ही जैक का ध्यान भटक जाता है जब वो एक थिएटर देखता है, क्योंकि अंदर किंग एरिक और जायंट्स की कहानी पर नाटक चल रहा था। तो जैक अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। भीड़ में उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, लेकिन तभी 3 लोग उस लड़की को परेशान करने लगते हैं। लड़की परेशान होकर वहां से जा रही थी, लेकिन वो लोग उसे रोक लेते हैं। जैक बीच में दखल देने और लड़की को बचाने का फैसला करता है। वो उन्हें हुक्म देता है कि लड़की को अकेला छोड़ दें, लेकिन उनमें से एक उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है। कुछ ही पलों में किंग के गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और वो लड़की एक गार्ड के पीछे बैठ जाती है। पता चलता है कि ये प्रिंसेस इजाबेला है, वही लड़की जिसे हमने बचपन में देखा था। वो तीनों गुंडे और वहां मौजूद सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। जैक को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग किसके सामने झुक रहे हैं। जब वो घूमता है तो देखता है कि एक सैनिक ने अभी भी अपनी तलवार उठाई हुई है और उसे घुटनों पर बैठने का हुक्म दे रहा है। उसके बाद इजाबेला और गार्ड्स चले जाते हैं, लेकिन जब जैक बाहर आया तो उसे पता चला कि उसकी घोड़ा गाड़ी चोरी हो गई है। उधर किंग के महल में गार्ड विक प्रिंस रॉड्रिक से बात कर रहा है। प्लान के मुताबिक प्रिंस रॉड्रिक की शादी इजाबेला से होने वाली। रास्ते में उन्हें एक मोंक मिलता है जो अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। रॉड्रिक और विक खजाने वाले कमरे की तरफ जा रहे थे और ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है और जगह पर सब कुछ बिखरा पड़ा है। रॉड्रिक को पता चलता है कि जादुई बीज चोरी हो गए हैं, लेकिन किंग एरिक का ताज चोरी नहीं हुआ। वो विक को तुरंत शहर के दरवाजे बंद करने और उस मोंक को खोजने का आदेश देता है जिससे वो अभी मिले थे। और सच में दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। चोर मोंक, जिसका नाम एबल था, नोटिस करता है कि विक हर मोंक की तलाशी ले रहा है, तो उसे समझ आ जाता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है और गार्ड्स हर जगह खड़े हैं। वो जैक को देखता है जो अपने घोड़े को बेचने की कोशिश कर रहा था। वो जैक से कहता है, मैं तुमसे ये घोड़ा 10 सिक्कों में खरीदना चाहता हूँ, लेकिन पैसे अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन जैक पैसे लिए बिना घोड़ा बेचने से मना कर देता है। तो वो मोंक उसे बीज देते हुए कहता है, ये मेरी तरफ से गारंटी के तौर पर रख लो कि मैं तुम्हें बाद में सिक्के दे दूंगा। जैक को नहीं पता था कि ये वही जादुई बीज हैं जिनके बारे में उसने कहानी में पढ़ा था। वो उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें गारंटी मानने से इनकार कर देता है। तो मोंक कहता है, इन बीजों की कीमत 10 सिक्कों से कहीं ज्यादा है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये बीज मठ में ले जाना और बड़े मोंक को दे देना और कहना कि मोंक एबल ने भेजे हैं। वो
वो तुम्हें पैसे दे देंगे। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि इन बीजों को संभाल कर रखना, क्योंकि ये दुनिया बदल सकते हैं और कुछ भी हो जाए इन्हें पानी के पास मत आने देना। जैक उसकी बातों से हैरान था। जैसे ही उसका ध्यान बीजों पर गया, एबल ने घोड़ा चुराया और भाग निकला। विक सभी गार्ड्स को उसका पीछा करने का आदेश देता है। एबल एक बंद गली में पहुंचता है, घोड़े से गिर जाता है और सभी गार्ड्स उस पर अपनी तलवारें तान देते हैं। दूसरी तरफ जैक अपने अंकल के पास वापस जाता है और उन्हें बताता है कि उसने इन बीजों के बदले घोड़ा खो दिया। जैक का अंकल उस पर भड़क जाता है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। वो कहता है, मैं इतने समय से तुम्हारा खर्च उठा रहा हूँ, तुम्हें अपने घर में सुला रहा हूँ और बदले में तुम्हें कोई बेवकूफ बना गया और तुमने घोड़ा गाड़ी दोनों घुमवा दी। जैक कहता है, मैं ये बीज मठ में ले जाऊंगा और पैसे ले लूंगा। अंकल कहता है, मॉन्क्स के पास पैसे नहीं होते, तुम्हें एक जिम्मेदार इंसान बनना होगा क्योंकि अब तुम 18 साल के हो गए हो। और उसने बीज जमीन पर फेंक दिए। जैक उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन एक बीज लकड़ी के बीच गिर जाता है। अंकल फैसला करता है कि वो जैक के पापा का सामान बेच देगा ताकि उन पैसों से घर की छत ठीक करा सके। जैक को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके पापा की चीजें बिक जाएंगी। उधर किंग के महल में इजाबेला अपने पर्सनल गार्ड एलमोंड से माफी मांग रही थी क्योंकि इजाबेला हमेशा महल से भाग जाती है। वो कहती है, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलना पसंद है। उसके पिता किंग उससे नाराज थे क्योंकि वो हमेशा महल से भाग जाती है। वो उससे कहते हैं, तुम दोबारा ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम अपनी जान खतरे में डालती हो। तुम क्लोइस्टर किंगडम की होने वाली क्वीन हो। इजाबेला कहती है, मैं रॉड्रिक से शादी नहीं करना चाहती। वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है, लगभग मेरी उम्र का 2 गुना। इसके अलावा मैं उसे पसंद भी नहीं करती। आप मुझे इतना कमजोर और लाचार क्यों समझते हैं? किंग कहते हैं, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। इजाबेला कहती है, मैं आपको साबित करना चाहती हूँ कि मैं जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। मुझे बिना गार्ड्स के लोगों से मिलने जाने दीजिए। किंग उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है, जिस दिन तुम्हारी माँ की मौत हुई वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था और मैं तुम्हें भी खोने के लिए तैयार नहीं हूँ और हमारी बात यहीं खत्म होती है। तुम महल में ही रहोगी, बाहर नहीं जाओगी और रॉड्रिक से शादी करोगी। इजाबेला उसकी बातों से दुखी हो जाती है और एक शब्द भी नहीं बोल पाती। वो उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन रात में वो अपने पिता की बात न मानने और महल से भागने का फैसला करती है। उधर रॉड्रिक और विक मोंक एबल से बीजों के बारे में पूछताछ कर रहे थे, लेकिन एबल उन्हें उनकी जगह बताने से इनकार कर देता है। वो कहता है, तुम्हें बीजों को वहीं रहने देना चाहिए था जहाँ वे किंग एरिक की कब्र में दफन थे, क्योंकि ये काले जादू के बीज हैं और हमें इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए और जब अंधेरा रोशनी को छुएगा तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। रॉड्रिक उसकी बातों पर भड़क जाता है और उसे मार डालता है। इधर जैक अपने अंकल के लिए परेशान हो रहा था क्योंकि वो बाहर गए थे और बाहर तूफान आया हुआ था। वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकलने का फैसला करता है। उसी वक्त इजाबेला भी रास्ता भटक गई थी और उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उसे जैक के घर से रोशनी दिखाई देती है तो वो उस तरफ चल पड़ती है। इससे पहले कि जैक बाहर निकलता, इजाबेला वहाँ पहुँच जाती है और उससे मिलती है। वो अंदर आने की इजाजत मांगती है। जैक जब उसका चेहरा देखता है तो उसे पहचान लेता है। जब वो बात कर रहे थे, बारिश का पानी उस बीज के करीब पहुंच रहा था जो गिरा था। जैक अपना परिचय देता है और वो उससे उसके पास रखी किताबों के बारे में पूछती है। जैक कहता है, मुझे एडवेंचर की किताबें पढ़ना पसंद है और मैं इस फार्म से निकलकर कहीं और रहना चाहता हूँ। इजाबेला कहती है, मैं भी अपने लिए एक एडवेंचर ढूंढ रही हूँ। जैक कहता है, मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरे घर में एडवेंचर ढूंढ रही हैं। इजाबेला सुबह उसे गुंडों से बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। उन दोनों को एहसास नहीं था कि पानी बीज तक पहुंच चुका है और वो उगना शुरू कर देगा। जैक उसे जायंट्स की कहानी वाली किताब तोहफे में देता है और कहता है, मेरे पापा सोने से पहले मुझे ये किताब पढ़कर सुनाते थे। इजाबेला कहती है, मेरी माँ भी मुझे इसी कहानी से पढ़कर सुनाती थी। अचानक घर हिलने लगता है और पेड़ जमीन के नीचे से निकलना शुरू हो जाता है। जैक घर के बाहर गिर जाता है और इजाबेला बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन फंस जाती है। जैक उसे बचाने के लिए एक कुल्हाड़ी लेता है और घर में लटक जाता है जो जमीन से ऊपर उठ रहा था क्योंकि पेड़ की जड़ें घर को ऊपर उठा रही थी। जैक घर में घुसने की कोशिश करता है और वो दरवाजा खोलकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो उसे लगभग गिरा ही देती। फिर वो उसके ब्रेसलेट को पकड़ता है और उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। पेड़ की जड़ें उसके गिरने की रफ्तार को कम कर देती हैं और आखिरकार वो जमीन पर पहुंचता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन किंग जैक के पास पहुंचता है और उससे पूछता है, मेरी बेटी का ब्रेसलेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जैक उसे सच बताता है कि इजाबेला मेरे घर आई थी और अचानक ये पेड़ उग गया और इजाबेला ऊपर फंस गई। किंग और गार्ड्स पेड़ के साइज को देखकर हैरान रह जाते हैं, जिसका अंत उनकी आंखें भी नहीं देख पा रही थीं। किंग एलमोंट और गार्ड्स के एक ग्रुप को पेड़ पर चढ़ने का आदेश देता है। रॉड्रिक भी इजाबेला के लिए अपना प्यार साबित करने के लिए उनके साथ जाने का फैसला करता है। तभी जैक का अंकल वहां पहुंचता है और जो हुआ उसे देखकर चौंक जाता है। जैक भी इस मिशन में शामिल होने के लिए खुद को पेश करता है। रॉड्रिक मान जाता है क्योंकि जैक ही अकेला था जिसने सब कुछ देखा था और वो वाकई पेड़ पर चढ़ने की अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। साफ था कि रॉड्रिक कुछ प्लान कर रहा है। एलमोंट को यकीन नहीं था कि पेड़ के ऊपर जायंट्स हैं। वो जैक से कहता है, कहीं तुम इस मिशन
मिशन में इजाबेला को इम्प्रेस करने के लिए तो शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो रॉड्रिक से शादी करने वाली है, और अगर वो उससे शादी नहीं भी करती तो भी एक प्रिंसेस तुम जैसे आम इंसान से शादी नहीं कर सकती। उसके बाद वो एक पेड़ के तने से दूसरे पर जाते हैं। जैक को ऊंचाई से बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है और वो रात तक चढ़ाई जारी रखते हैं। कुछ गार्ड्स गिर जाते हैं और रस्सी से लटक जाते हैं। विकी उन्हें पकड़े रहता है, लेकिन रॉड्रिक उसे रस्सी छोड़ने का इशारा करता है और विकी सच में उसकी बात मानकर अपनी छुरी निकालता है, रस्सी काट देता है और उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है। एलमोंट और बाकी लोगों को नहीं पता चलता कि रॉड्रिक ने क्या किया। उसके बाद वे आखिरकार पेड़ की चोटी पर पहुंचते हैं और जायंट्स की जमीन देखते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि इजाबेला घर में नहीं है तो उन्हें जायंट्स की जमीन में उसके निशान मिलते हैं। पता चलता है कि उनके पास बहुत कम खाना है, क्योंकि ज्यादातर खाना उन आदमियों के साथ था जो गिर गए थे। रॉड्रिक और विक जैक पर छुरी तान देते हैं और उसे जादुई बीज देने का हुक्म देते हैं, वरना हम तुम्हें मार देंगे। जैक डर जाता है और उन्हें बीज दे देता है। वे उसे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि जैक ने एक बीज अपने पास छिपाकर रख लिया था। उसके बाद एलमोंट को पता चलता है कि इजाबेला ने पेड़ों पर निशान छोड़े हैं। वे उस जगह तक निशानों का पीछा करते रहते हैं। जैक को टूटी हुई टहनियां दिखती हैं, तो उसे शक होता है कि इजाबेला खतरे में है। उसे वो किताब मिलती है जो उसने उसे दी थी। वो गार्ड से कहता है एक जाइंट ने इजाबेला को पकड़ लिया है। तो एलमोंट 2 टीमों में बांटने का फैसला करता है। हर टीम इजाबेला को खोजेगी। वो सभी को सावधान रहने का आदेश देता है। गार्ड क्रो को लगता है कि जायंट्स सच में मौजूद हैं। उसके बाद दोनों टीमें निकल पड़ती हैं। जैक की टीम को अपने सामने भेड़ें दिखती हैं। क्योंकि उनके पास ज्यादा खाना नहीं था, वो उनमें से एक भेड़ का शिकार करने का फैसला करते हैं, लेकिन गलती से जैक और क्रो जायंट्स के बनाए जाल में फंस जाते हैं। एलमोंट उन्हें छुड़ाने के लिए छुरी से रस्सी काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है जब भेड़ें और पक्षी अचानक भाग जाते हैं। उसके बाद क्रो और जैक आजाद हो जाते हैं। एलमोंट और क्रो को डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, तो वे छिप जाते हैं, लेकिन जैक ये देखने के लिए इंतजार करता है कि कौन आ रहा है। कुछ सेकंड बाद जायंट्स में से एक सामने आता है। जैक पानी में छिप जाता है और जायंट को भेड़ खाते हुए देखता है। बदकिस्मती से जायंट को क्रो की गंध आ जाती है। वो उस पेड़ को हटा देता है जिसके पीछे क्रो छिपा था। क्रो भागने लगता है, लेकिन जायंट बहुत तेज था और उसे पकड़ लेता है। वो उसे खाने की तैयारी करता है, लेकिन एलमोंट बीच बचाव करता है, पर जायंट उसे अपनी लात से मारकर बेहोश कर देता है और क्रो और एलमोंट दोनों को पकड़कर चला जाता है। उसे जैक की मौजूदगी का एहसास नहीं होता। जैक चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता है ताकि वो उसे महसूस न कर पाए। दूसरा ग्रुप उन झरनों के पास पहुंचता है। गार्ड विक सुझाव देता है कि हम यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन रॉड्रिक उसे धोखा देता है और ऊपर से धकेल देता है। अचानक एक जायंट आता है और विक को पकड़कर खा जाता है। एक और जायंट रॉड्रिक के पास आता है, लेकिन वो ताज का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेता है। उधर जैक जायंट्स के घरों तक पहुंच जाता है। अंदर इजाबेला कैद थी। जायंट्स का लीडर, जिसके 2 सिर थे और नाम फालोन था, उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हारे साथ और भी इंसान हैं? इजाबेला कहती है नहीं, मैं अकेली हूँ। फालोन उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं बेवकूफ नहीं हूँ। जब भी कोई इंसान कहीं जाता है तो उसके पीछे और भी इंसान आते हैं, और मुझे पता है कि तुम किंग एरिक के खानदान से हो, क्योंकि हम किंग एरिक की गंध कभी नहीं भूल सकते, और मुझे तुम में से वही गंध आ रही है। इजाबेला उससे डरी हुई थी। फालोन इजाबेला का पिंजरा उठाता है और बाकी जायंट्स को दिखाता है। वो उन्हें बताता है कि इंसान वापस आ गए हैं और आज वे बदला लेंगे और इजाबेला को खाएंगे। वो जायंट जो एलमोंट और क्रो को पकड़कर लाया था उनके पास आता है। फालोन क्रो से पूछता है तुम लोग यहाँ कैसे आए? जब क्रो ने जवाब देने से इनकार कर दिया तो फालोन ने उसे खा लिया। उधर जैक जायंट्स के बीच सावधानी से चल रहा था। वो उन्हें उन 3 इंसानों के बारे में बात करते हुए सुनता है जिन्हें उन्होंने पाया था। जैक धरती से चुराए गए खजाने वाले कमरे में पहुंचता है और वहां मौजूद सोने की मात्रा देखकर हैरान रह जाता है। फालोन एलमोंट को बोलने का हुक्म देता है और बताने को कहता है कि वे यहाँ कैसे पहुंचे, वरना मैं इजाबेला को खा जाऊंगा। लेकिन एक दूसरा जायंट दखल देता है और कहता है कि वो इजाबेला को खाना चाहता है क्योंकि मैंने उसे पकड़ा है, लेकिन फालोन उसे मारता है क्योंकि इंसानों के शिकार के नियम अलग हैं। अचानक रॉड्रिक वहां जादुई ताज पहने हुए पहुंचता है। नतीजतन जायंट्स रॉड्रिक से डर जाते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। यहाँ तक कि लीडर फालोन भी रॉड्रिक के सामने झुक जाता है। रॉड्रिक उसके सिर पर पैर रखता है और सिंहासन की ओर जाता है। पता चलता है कि रॉड्रिक का प्लान जायंट्स का इस्तेमाल करके धरती पर राज करना है। वो जायंट्स से कहता है मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ। कल सुबह हम धरती पर उतरेंगे ताकि क्लोइस्टर किंगडम पर कब्जा कर सकें, और उसके बाद हम पूरी दुनिया पर कब्जा करेंगे और मैं किंग बनूंगा। इजाबेला और एलमोंट उसकी बातें सुनकर चौंक जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसके अंदर इतनी बुराई है। रॉड्रिक जायंट्स को जंग के लिए अपने हथियार तैयार करने का आदेश देता है। जायंट्स ये सुनकर खुश हो जाते हैं और नारे लगाने लगते हैं लॉन्ग लिव किंग रॉड्रिक। लेकिन फालोन को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। उसके बाद एक जायंट एलमोंट और इजाबेला को किचन में ले जाता है और एलमोंट को खाने के लिए आटे में लपेट देता है। खुशकिस्मती से जैक
जैक वहाँ पहुँच जाता है और इजाबेला उसे देखकर खुश हो जाती है। जैक उसे पिंजरे से आजाद नहीं कर पा रहा था, तो वो पहले एलमोंट को बचाने का फैसला करता है। वो आटा काटना शुरू करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है और जाइंट उसे देख सकता है, तो वो छुरी एलमोंट को दे देता है ताकि वो खुद को आजाद कर सके। जाइंट एलमोंट के पेट में कुल्हाड़ी घुसाने ही वाला था। फिर वो एलमोंट को ओवन में डाल देता है। एलमोंट खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। जाइंट इजाबेला को खाने के लिए आजाद करता है। इससे पहले कि वो उसे छुरी से काटता, जैक उसकी पीठ में एक बड़ी छुरी घोंप देता है। जाइंट दर्द से कराहता है और छुरी निकालने की कोशिश करता है। आखिर में वो दीवार से टकरा जाता है और छुरी उसके अंदर और ज्यादा धंस जाती है। नतीजतन जाइंट मर जाता है। एलमोंट ने खुद को आजाद कर लिया था। वो एक जाइंट को मारने के लिए जैक को बधाई देता है। जैक उनसे कहता है, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता पता है। नीचे क्लोइस्टर किंगडम में किंग इस युद्ध मंत्री से पूछ रहे थे कि क्या पेड़ को काटना बेहतर होगा या नहीं। मंत्री मना कर देता है क्योंकि पेड़ ही एकमात्र तरीका है जिससे इजाबेला हम तक सुरक्षित पहुंच सकती है। लेकिन किंग को चिंता थी कि जायंट्स ऊपर से नीचे आ सकते हैं। उधर एलमोंट अपने प्यारे दोस्त क्रो की कब्र के सामने बैठता है। जैक जड़ी बूटियों से इजाबेला के घावों का इलाज करता है क्योंकि वो असल में एक किसान है और उसे जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी है। इजाबेला जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए खुद को दोषी मानती है और कहती है, अगर मैं भागी न होती तो कोई नहीं मरता, मैं एक बेकार प्रिंसेस साबित हुई। जैक कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर तुम न भागी होती तो रॉड्रिक तुमसे शादी करके किंगडम पर कब्जा कर लेता। तुमने क्लोइस्टर किंगडम को लड़ने का एक मौका दिया है और दुनिया में कोई भी इंसान बेकार नहीं होता। मुझे तुम्हें किंगडम वापस ले जाना होगा ताकि तुम क्वीन बन सको और तब तुम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओगी। इजाबेला उसकी बातों से इमोशनल हो जाती है और कहती है, मेरी माँ भी मुझसे यही बातें कहती थी। उसके बाद वे तीनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब वे जायंट्स की जमीन के किनारे पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि एक जायंट सो रहा है और बाहर निकलने का रास्ता रोके हुए है। वे समझ जाते हैं कि रॉड्रिक ने उस जायंट को यहाँ भेजा है। जैक को जायंट को जगाने का एक तरीका सूझता है। वो मधुमक्खी का छत्ता लाता है और उसे जायंट के हेलमेट के अंदर डाल देता है और हेलमेट को बंद कर देता है। फिर वे वापस छिप जाते हैं। कुछ सेकंड बाद जायंट उठता है और पागलों की तरह हो जाता है और हेलमेट हटाने की कोशिश करता है। आखिरकार वो किनारे से नीचे गिर जाता है। तीनों खुश होते हैं कि जैक का प्लान कामयाब हो गया। इजाबेला उसे गले लगा लेती है। नीचे उतरने से पहले एलमोंट वहीं रुकने और रॉड्रिक को रोकने का फैसला करता है ताकि उससे ताज छीन सके। वो जैक को मिशन जारी रखने और इजाबेला को सुरक्षित उसके घर वापस ले जाने का आदेश देता है। वो पहले उसे बचाने के लिए जैक का शुक्रिया अदा करता है और उसे किंग के गार्ड्स का बैज देते हुए कहता है, अब तुम हम में से एक हो। उसके बाद जैक और इजाबेला औजे आगे बढ़ते हैं। नीचे किंगडम में लोग चौंक जाते हैं जब जायंट उनके सामने गिरता है। जाहिर है वो मर चुका था। किंग जब उसे देखता है तो उसे सिचुएशन की गंभीरता का एहसास होता है और उसे यकीन हो जाता है कि जायंट्स की कहानी सच निकली। वो मंत्री को किंगडम की भलाई के लिए पेड़ काटने का आदेश देता है, लेकिन मंत्री हिचकिचाता है क्योंकि इजाबेला अभी तक नहीं आई थी। किंग खुद पेड़ काटने का फैसला करता है, वहाँ जाता है और उम्मीद करता है कि इजाबेला उसे माफ कर देगी। पेड़ के ऊपर जैक और इजाबेला अपने नीचे शहर को देखते हैं। इस तरह वे करीब आ रहे थे। जैक उससे कहता है, इससे पहले कि तुम अपनी जिंदगी में वापस जाओ और मैं अपनी जिंदगी में, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो भी उससे अपने प्यार का इजहार करती है। उन्हें नहीं पता था कि किंगडम की सेना पेड़ काटने की तैयारी कर रही है। अगली सुबह एलमोंट गद्दार रॉड्रिक के नेतृत्व में जायंट्स की सेना को आते देखता है। एलमोंट अचानक उस पर हमला करता है और उसे झरने में गिरा देता है। बीज रॉड्रिक के हाथ से गिर जाते हैं। दोनों के बीच छुरियों से लड़ाई होती है, लेकिन रॉड्रिक लड़ाई पर हावी हो जाता है और एलमोंट का चेहरा पानी में डुबो देता है। लेकिन एलमोंट अपने दांतों से छुरी पकड़ता है और उसे घायल कर देता है। फिर भी रॉड्रिक एलमोंट से कहीं ज्यादा माहिर था। एलमोंट उस ऊंचाई से गिरने से पहले चट्टानों को पकड़ लेता है। रॉड्रिक उसके हाथ पर घाव करता है। इससे पहले कि वो उसके दूसरे हाथ पर घाव करता, एलमोंट ने छुरी पकड़ी और उसे घोंप दी। इस तरह उसने आखिरी पल में खुद को बचा लिया। रॉड्रिक जायंट से मदद की गुहार लगाता है। वे उसी समय चट्टानों को तोड़ रहे थे ताकि उस तक पहुंच सकें, लेकिन वे देर कर देते हैं और रॉड्रिक मर जाता है। एलमोंट उसका ताज लेने जा ही रहा था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता क्योंकि फालोन ने उसकी लाश पकड़ ली, उससे ताज लिया और अपनी उंगली में पहन लिया। इस तरह उसने सभी जायंट्स को अपने काबू में कर लिया। एलमोंट निराश हो जाता है। उधर इंसान पेड़ का एक तना हटाने में कामयाब हो जाते हैं। जैक और इजाबेला ने जो हुआ वो देखा और पेड़ गिरना शुरू हो जाता है। वो सैनिकों पर गिरता है और किंग और उसके लोग भाग जाते हैं। एलमोंट जमीन तक पहुंचने के लिए एक पेड़ के तने पर कूदता है। फालोन गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने जमीन तक पहुंचने का रास्ता खो दिया था। इजाबेला जैक को पकड़ लेती है और वे सही समय पर कूदते हैं और सुरक्षित जमीन पर उतरते हैं। पेड़ किले के एक हिस्से को तबाह कर देता है। एलमोंट उसके ऊपर से कूदकर पानी में उतर जाता है। किंग परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि वो अपनी बेटी को दोबारा नहीं देख पाएगा, लेकिन वो उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है और उसे रॉड्रिक के धोखे के बारे में बताती है। किंग चौंक जाता है क्योंकि उसे रॉड्रिक पर भरोसा था। वो इजाबेला से माफी मांगता है कि
वो उसकी शादी ऐसे आदमी से करवाने वाला था। जैक जब देखता है कि कोई उसकी सराहना नहीं कर रहा है तो वो टेंट से बाहर चला जाता है, लेकिन किंग उसके पीछे जाता है और कहता है तुम ही हो जो मेरी बेटी को सुरक्षित वापस ला सके, और उसे इनाम देता है। उसके बाद इजाबेला कवच पहनकर आती है। जैक उसे जायंट्स की कहानी वाली किताब देता है ताकि वो उसे याद रखे। वो कहती है मुझे तुम्हें याद रखने के लिए किताब की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती जैक। किंग इजाबेला को बुलाता है क्योंकि वे महल वापस जा रहे थे। वो जैक को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे अपने पिता की बात माननी पड़ती है और वो चली जाती है। जायंट्स की दुनिया में फालोन की नजर उस थैले पर पड़ती है जिसमें जादुई बीज थे। वो उन्हें पानी में फेंकने का फैसला करता है। पेड़ उगना शुरू हो जाते हैं। फालोन अपने आदमियों को तैयार होने का आदेश देता है। वे सभी पेड़ों की तरफ भागते हैं और उन्हें नीचे की ओर मोड़ देते हैं ताकि वे उन्हें जमीन तक पहुंचा सकें। फालोन चिल्लाता है मैं इजाबेला को मारूंगा। उसके बाद फालोन कूदता है और पेड़ से लटक जाता है। उधर जैक अपने पास रखे बीज को देख रहा था कि तभी उसे अपना घोड़ा सामने दिखता है, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि आसमान से पेड़ आ रहे हैं। कुछ ही मिनटों में जायंट्स जमीन पर पहुंच जाते हैं। जैक किंग और सैनिकों की तरफ भागता है और उन्हें आने वाली तबाही के बारे में चेतावनी देता है और उन्हें भागने का आदेश देता है, लेकिन उनके पास कुछ करने का समय नहीं होता। जायंट्स उनके पीछे पहुंच जाते हैं और अपनी पूरी रफ्तार से उन पर दौड़ पड़ते हैं। वे किंग के आदमियों को पकड़कर मार डालते हैं। एक जायंट किंग पर एक पंखा फेंकता है और वो लगभग मरने ही वाला था। जैक और बाकी लोग जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। फालोन किंग तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो पुराना पेड़ रास्ता रोके खड़ा था और जायंट्स को रोक देता है। उधर एलमोंट जंग के लिए सेना तैयार करता है। सैनिक तीरों और उबलते हुए पेट्रोल के साथ तैयार होते हैं। किंग और उसके लोग महल की ओर आगे बढ़ते हैं। जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो एलमोंट अपने आदमियों को पानी में पेट्रोल फेंकने का आदेश देता है और फिर जलते हुए तीर चलाने का आदेश देता है। वो पुल के गेट को बंद करने का आदेश देता है, लेकिन इजाबेला चिंतित हो जाती है क्योंकि जैक अभी तक नहीं पहुंचा था। जैक अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता है और आखिरी पल में दूसरी तरफ पहुंच जाता है। फालोन ने उसके पीछे पार करने की कोशिश की, लेकिन एलमोंट और उसके आदमियों ने उस पर तीर चलाए और उसे आग में गिरा दिया। जायंट्स फालोन को जलते हुए देखते हैं और उसे बचाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वे उसे वैसे भी पसंद नहीं करते थे। असल में फालोन मरा नहीं था और अभी भी जिंदा था। एलमोंट जैक और इजाबेला को फिर से देखकर खुश होता है। वो किंग से कहता है कि रॉड्रिक मर गया है, लेकिन दुर्भाग्य से ताज अब जायंट्स के पास है। अचानक जायंट्स महल पर एक विशाल घंटी फेंकते हैं। वे पुल के गेट पर हुक फेंकते हैं और उसे अपनी ओर खींचते हैं। सैनिक विरोध करने और गेट को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। किंग इजाबेला से कहता है टावर की चोटी पर जाओ और बाकी किंगडम्स को चेतावनी देने के लिए टॉर्च जलाओ, और जैक को उसकी देखभाल करने का आदेश देता है। वे अंदर जाते हैं और इजाबेला उसे एक सीक्रेट रास्ते से ले जाती है ताकि वे जल्दी से टावर की चोटी पर पहुंच सकें। तभी उन्हें जमीन हिलती हुई महसूस होती है। पता चलता है कि फालोन जमीन को तोड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। उसी समय सैनिक गेट पर भाले चलाते हैं और उसे बंद रखने के लिए मजबूती से पकड़ते हैं, लेकिन जायंट्स उन पर जले हुए पेड़ फेंककर जवाब देते हैं, जिससे कुछ सैनिक मारे जाते हैं। सैनिक उन पर भालों की बौछार कर देते हैं और आखिरकार कुछ जायंट्स को मार डालते हैं, लेकिन फालोन चुप नहीं बैठता और सैनिकों के हथियार नष्ट कर देता है। उधर फालोन इजाबेला की गंध का पीछा करता है। वो जैक के साथ छिपी हुई थी, लेकिन फालोन को उनकी जगह पता चल गई। वे डर के मारे भागते हैं और ऊपर की मंजिल पर चढ़ जाते हैं, लेकिन फालोन इजाबेला तक पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो जैक को भी पकड़ लेता है इससे पहले कि वो उसे मारता। जैक उसके सिर पर कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। तो जैक को मजबूरन अपने पास का अकेला बीज फालोन के मुंह में फेंकना पड़ता है। बीज उसके शरीर के अंदर बनना शुरू हो जाता है। उसे चीरता हुआ उसके शरीर को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर देता है और जिस हाथ में ताज था वो जैक के पास गिर जाता है। उसके बाद सैनिक हार जाते हैं और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। वे लोहे का दरवाजा बंद कर देते हैं। किंग और सभी सैनिक अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जायंट्स पहुंचते हैं और लोहे के दरवाजे को तोड़ देते हैं। सैनिकों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जायंट्स पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। उन्हें अपनी जीत का यकीन था, लेकिन उनका ध्यान उस पेड़ पर जाता है जो महल को तबाह कर रहा था। उसके बाद जायंट्स तुरंत झुक जाते हैं क्योंकि जैक उनके सामने ताज पहने हुए खड़ा था। इजाबेला उसके बगल में खड़ी होती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। कई साल बाद जैक अपने बच्चों को जायंट्स की कहानी सुना रहा था कि कैसे हारने के बाद वे पेड़ के जरिए अपनी जमीन पर लौट गए। पता चलता है कि जैक ने इजाबेला से शादी कर ली थी क्योंकि किंग ने उस कानून को खत्म कर दिया था कि एक प्रिंसेस आम आदमी से शादी नहीं कर सकती। बच्चे ताज के बारे में पूछते हैं। जैक ने उन्हें बताया ताज एक सुरक्षित जगह पर है। पता चलता है कि उन्होंने ताज को पिघलाकर किंग के लिए एक नया ताज बनाया था और आज के समय में वो ताज लंदन के एक म्यूजियम में है और ये गाइड बच्चों को ताज की कहानी सुना रहा था। इसी के साथ फैंटेसी कहानी पर बनाई गई ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।